बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स का यानी रियाजी का जो पहला यूनिट है यानी पहला सबक है जिसका नाम है नंबर वर्ग यानी आदात का इल्म। तो हमने इस पहले सबक का इस पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड रोमन न्यूमरल्स, बैनुल अक़वामी अददी अलामतें और रोमन अददी अलामतें। तो हमने इसका जो बेसिक है यानी इसकी जो बुनियादी मालूमात है उसको डिटेल में समझ लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में उस बुनियादी मालूमात को, उस बेसिक को जहन में रखकर कुछ सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, अदद 3,03,103 को बैनुल अक़वामी अददी अलामत में लिखिए। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है बच्चों, ये जो एक अदद जो लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखा गया है 3,03,103, तो इस अदद को हमको बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। बैनुल अक़वामी अददी अलामतें यानी बच्चों अंग्रेज़ी के जो हिंसे होते हैं तो उन अंग्रेज़ी के हिंसों को हम क्या कहते हैं, बैनुल अक़वामी अददी अलामतें। तो हमको क्या करना है, 3,03,103 को बैनुल अक़वामी अददी अलामतें यानी अंग्रेज़ी हिंसी अलामतों का इस्तेमाल करके हमको 3,03,103 को लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके एग्जाम में भी पेपर में आपको इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो अब आपको ये पहचानना है कि इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन यानी सही मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि हमको क्या करना है, 3,03,103 को बैनुल अक़वामी अददी अलामत में लिखना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले ऑप्शन में यहाँ पर आप एक अदद लिखा गया है। तो हमको ये देखना है कि ये जो अदद है तो ये 3,03,103 है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस अदद में जो हिंसे है उनके जो मकाम है उनको देखेंगे। बच्चों आप 5वीं जमात में 7 हिंसी अदद में जो हिंसों के मकामात होते हैं उन मकामात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अदद में देखेंगे कि इस अदद में जो हिंसे है उनके मकाम कौन कौन से। ठीक है, तो ये जो सीधे हाथ की तरफ से जो सबसे पहला जो हिंसा है वो इकाई की जगह पर होता है। फिर दूसरा हिंसा ये दहाई की जगह पर है, ये सैकड़े की जगह पर है, और ये हज़ार की जगह पर है, और ये 10,000 की जगह पर है। तो इस तरह से बच्चों ये जो नंबर होगा, ये जो अदद होगा, ये होगा 30,303। तो इस तरह से ये जो पहला ऑप्शन है तो ये पहला ऑप्शन 3,03,103 नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो दूसरे ऑप्शन में जो अदद दिया गया है तो हमको ये चेक करना है कि वो अदद 3,03,103 है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस अदद में जो हिंसे हैं उनके मकामात को देखेंगे। तो ये इकाई की जगह पर है, ये दहाई की जगह पर है, ये सैकड़े की जगह पर है, और ये हज़ार की जगह पर है, और ये 10,000 की जगह पर है। तो इस तरह से ये जो अदद होगा वो होगा 30,033। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी 3,03,103 ये नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों कि तीसरे ऑप्शन में ये 3,03,103 ये अदद लिखा गया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इस अदद में जो हिंसे है उनके मकामात क्या है। तो ये इकाई की जगह पर है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, और ये जो 3 है ये है लाख की जगह पर। तो इस तरह से बच्चों ये जो अदद होगा, ये अदद क्या होगा, 3,03,103, 3,03,103। तो इस तरह से हमारा तीसरे ऑप्शन में 3,03,103 ये अदद हमको नजर आ रहा है। और चौथे ऑप्शन में क्या है बच्चों, चौथे ऑप्शन में जो अदद है वो क्या है, यहाँ पर देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये जो अदद है चौथे ऑप्शन में वो है 3,33,000। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 033 नजर आ रहा है। 033 का मतलब है 33। तो ये चौथे ऑप्शन में जो अदद है वो है 3,33,000। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा तीसरा। ठीक है बच्चों, तीसरा ऑप्शन ये है 3,03,103। तो इस तरह से ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 मुतबादिलात आपको दिए जाएंगे, और उनमें से आपको एक करेक्ट आंसर को पहचानना होगा। ठीक है, और उस आंसर को लिखने के लिए आपको इस तरह से यहाँ पर ये 4 सर्कल्स दिए जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इन चारों दायरों में से, इन चारों सर्कल्स में से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा तो उस ऑप्शन के नंबर का जो सर्कल होगा उस सर्कल को आपको क्या करना होगा, भरना होगा।
और सर्कल को कैसे भरना होगा, सर्कल को ब्लू बॉल पेन से या ब्लैक बॉल पेन से आपको उस सर्कल को भरना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर का जो दायरा है उसको इस तरह से हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस तरह से ये ब्लैक ब्लैक कलर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह भर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में आपको इस तरह से क्या करना होगा, आपको ब्लू बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन से आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उस नंबर के सर्कल को इस तरह से आपको डार्क करना होगा, उसको इस तरह से भरना होगा। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 500 इस अदद को रोमन हिंसी अदद में किस तरह लिखा जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चेक करना है कि 500 को 500 को रोमन आदाद में किस तरह से लिखते हैं। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था कि रोमन आदाद लिखने के लिए जो हम अलामतें इस्तेमाल करते हैं उन अलामत में किस अलामत का क्या मतलब होता है। तो बच्चों आपको याद होगा, यहाँ पर 500 को रोमन आदाद में वो लिखने के लिए कह रहे हैं, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में एल है, एल का मतलब आप जानते हैं, एल का मतलब 50 होता है, 50 होता है। दूसरा ऑप्शन सी है, और सी का मतलब भी आप जानते हैं कि सी का मतलब क्या होता है बच्चों, सी का मतलब होता है 100। ठीक है, तो एल का क्या मतलब होता है, एल का मतलब होता है 50 और सी का मतलब होता है 100 और डी का क्या मतलब होता है बच्चों, डी का मतलब 500 होता है। डी का मतलब क्या होता है बच्चों, 500 यानी 500। और एम का क्या मतलब होता है, एम का मतलब होता है 1000, 1000। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हमारा है तीसरा। तो इस तरह से ये जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे तीसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं। तीसरा सवाल है अदद 69,83,514 को बैनुल अक़वामी अलामत में डैश लिखते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि 69,83,514 ये जो अदद है, इस अदद को हम बैनुल अक़वामी यानी अंग्रेजी हिंसों को इस्तेमाल करके किस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अदद है इस अदद को उर्दू अददी अलामतों को इस्तेमाल करके लिखा गया है, और हमको क्या करना है, इस अदद को अंग्रेजी हिंसों का इस्तेमाल करके यानी बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके यहाँ पर उसको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए, हमको चेक करना है कि इस अदद को बैनुल अक़वामी अददी अलामत में किस ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 69,83,514 ये जो अदद है, तो यहाँ पर उसको इस तरह से लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर आप गौर से अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का भी इस्तेमाल किया गया है और उर्दू अददी अलामतों का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर 3 को उर्दू अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है, यहाँ पर 3 को उर्दू अददी अलामत का इस्तेमाल करके लिखा गया है, और बकिया जो हिंस है, बकिया जो डिजिट्स है, तो उनको अंग्रेजी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी इस अदद को यहाँ पर उर्दू अददी अलामतों का भी इस्तेमाल किया गया है और अंग्रेजी अददी अलामतों का भी इस्तेमाल करके लिखा गया है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करे, इस अदद को अंग्रेजी यानी बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो तीसरे ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इस अदद को यहाँ पर तमाम अंग्रेजी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से बच्चों अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि इस अदद को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का और उर्दू अलामत का इस्तेमाल करके लिखा गया है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों ऑप्शन नंबर 3 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस अदद को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, अदद 1,02,759 को उर्दू अददी अलामत में डैश लिखते हैं। यानी यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 1,02,759 यानी 1,02,759 को उर्दू अददी अलामतों में किस तरह से लिखते हैं, ये हमको यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से पहचानना है।
बच्चों ये जो अदद है इस अदद को आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी जो अददी अलामतें हैं यानी बैनुल अक़वामी जो अददी अलामतें हैं उनका इस्तेमाल करके इस अदद को लिखा गया है। और हमको वो क्या कह रहे हैं, वो हमको ये कह रहे हैं कि इस अदद को उर्दू अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। ठीक है, तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि इस अदद को उर्दू अददी अलामतों का इस्तेमाल करके कहाँ लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इस अदद को अंग्रेजी अददी अलामतों का ही इस्तेमाल करके लिखा गया है। इसी तरह से अगर आप ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में इस अदद को एक उर्दू अददी अलामत और बकिया जो है तो बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन भी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब हम तीसरे ऑप्शन को देखेंगे। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर इस अदद को उर्दू अददी अलामतें और अंग्रेजी अददी अलामतें यानी बैनुल अक़वामी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी ये करेक्ट नहीं होगा। अब बच्चों ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में इस अदद को तमाम उर्दू अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है। यहाँ पर 1 की जगह पर ये उर्दू अलामत इस्तेमाल की गई है, यहाँ 0 की जगह पर यहाँ उर्दू अलामत इस्तेमाल की गई है, 2 की जगह पर उर्दू अलामत है, 7 की जगह उर्दू अलामत है, 5 की जगह उर्दू अलामत है, 9 की जगह पर भी यहाँ पर उर्दू अलामत का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इन सवालात को किस तरह से हल किया जाता है, किस तरह सॉल्व किया जाता है, ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों हम और कुछ सवालात को हल कर लेते हैं। हमारा 5वां सवाल है, जावेद ने 1.25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, इस रकम को बैनुल अक़वामी अददी अलामत में लिखिए। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जावेद नाम का एक शख्स है, उसने 1.25 लाख रुपए की एक मोटरसाइकिल खरीदी है। तो ये जो 1.25 लाख रुपए है तो 1.25 लाख रुपए इस रकम को वो कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी अददी अलामत में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमको पहचानना है कि इन 4 ऑप्शंस में 1.25 लाख रुपए कौन सी रकम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 1.25 लाख रुपए ये लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखा गया है तो हमको क्या करना होगा, उसको बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में लिखना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे 1.25 लाख। 1.25 लाख का क्या मतलब होता है बच्चों, 1.25 लाख का मतलब होता है 1 लाख, 1 लाख और 1.25 लाख। ठीक है, 1 लाख और 1.25 लाख को अगर हम मिला दे तो क्या बन जाएगा, 1.25 लाख। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये जो 1 लाख है तो 1 लाख को हम बैनुल अक़वामी जो हिंसी अलामतें हैं उनका इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो 1 लाख को किस तरह से लिखा जाता है बच्चों, 1 पर अगर हम 5 सिफर को लिख दें, अगर 1 पर 5 सिफर को लिख दें तो क्या बन जाएगा, वो 1 लाख। ठीक है, अब बच्चों हमको समझना है 1.25 लाख किसको कहते हैं। ठीक है, तो 1.25 लाख को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर पाव सर्कल, पाव दायरा किसको कहते हैं पहले ये समझा देता हूँ। ठीक है, जिसकी मदद से आप आसानी से 1.25 लाख का मतलब समझ सकेंगे। फर्ज कीजिए बच्चों हमारे पास एक सर्कल है, एक दायरा है, अगर मुझे इसका आधा दायरा चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मुझे इस सर्कल का आधा हिस्सा मिल जाएगा। तो ये भी आधा हिस्सा है और ये नीचे भी आधा हिस्सा है। अब अगर बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे पाव दायरा हासिल करना है, तो पाव दायरे के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो आधे दायरे हैं तो इन आधे दायरों को एक मर्तबा और मुझे जो है तो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना होगा। तो इस तरह से अगर मैं इन दोनों आधे दायरों को और 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा पाव दायरा। तो इस तरह से बच्चों हमने पाव दायरा हासिल करने के लिए क्या किया, पाव दायरा हासिल करने के लिए हमने सर्कल के 2 बराबर हिस्से किए तो हमको आधा दायरा हासिल हुआ, फिर हमने आधे दायरे के फिर और 2 बराबर हिस्से किए तो हमको पाव दायरा हासिल हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से हम 1.25 लाख हासिल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1.25 लाख हासिल करने के लिए हम 1 लाख के 2 बराबर हिस्से करेंगे तो हमको आधा लाख हासिल होगा। आधे लाख का क्या मतलब होता है बच्चों, आधे लाख का मतलब होता है 50,000। 50,000 को हम किस तरह लिखते हैं, 5 पर 4 जीरो। ठीक है, तो 5 पर 4 जीरो यानी ये हो जाएगा 50,000। अब हम क्या करेंगे, 50,000 के और 2 बराबर हिस्से करेंगे तो हमको 1.25 लाख हासिल होगा। 1.25 लाख का क्या मतलब होगा बच्चों, इसका अगर हम 2 बराबर हिस्से कर दे तो 1.25 लाख यानी ये क्या हो जाएगा 25,000। तो 25,000 का मतलब क्या होगा, 25 पर ये 3 सिफर, ये हो जाएगा 25,000। तो इस तरह से 1.25 लाख का क्या मतलब होगा, 25,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 1 लाख और ये 1.25 लाख यानी 25,000। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 लाख और 25,000, ये हो जाएगा 1,25,000। 1,25,000। तो इस तरह से बच्चों ये जो 1.25 लाख है, 1.25 लाख का क्या मतलब होगा, 1,25,000।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमको नजर आ रहा है 1,25,000। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि रोमन अददी अलामतों के मुताबिक हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक जुमला आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये जो जुमला है, इस जुमले में रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर m तफरीक d तकसीम l इस तरह से लिखा गया है। हमको क्या करना है? इसको हल करना है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको किस तरह से हल करेंगे? इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रोमन अददी अलामतें हैं उनको बैनुल अक़वामी अददी अलामत में पहले उनको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जुमला क्या है बच्चों? हमारे पास ये जुमला है, हमारे पास क्या जुमला है? m माइनस डी डिवाइडेड बाय l, m तफरीक d तकसीम l। ठीक है, m का क्या मतलब होता है बच्चों? m का मतलब होता है 1000, 1000, तफरीक d का मतलब होता है 500, तकसीम, और l का क्या मतलब होता है बच्चों? l का मतलब होता है, l का मतलब होता है 50। अब हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर ये जो दो अलामतें आपको नजर आ रही है, यहाँ पर तफरीक की भी अलामत है और तकसीम की भी अलामत है। अब बच्चों हो सकता है आप ये गड़बड़ कर दें कि आप पहले 1000 में से 500 को तफरीक कर दें और फिर उसको 50 से डिवाइड करें। अगर आप ऐसा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। बच्चों एक बात याद रखिए, जब भी किसी भी जुमले में एक से ज़्यादा अलामतें होती है, जमा, तफरीक, ज़र, तकसीम, इस तरह की एक से ज़्यादा अलामतें होती है, तो उन जुमलों को हल करने का एक ख़ास तरीक़ा होता है। अगर आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, उस ख़ास तरीक़े को बच्चों मैं एक नाम दूंगा, वो नाम है बॉड मास। बॉड मास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉड मास क्या भला है? तो बच्चों देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट। और ओ फॉर ओपन यानी खोलना, ब्रैकेट खोलना। उसके बाद डी फॉर डिवीजन, डिवीजन यानी तकसीम। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब। ए फॉर एडिशन यानी जमा। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक। तो बच्चों जब भी किसी भी जुमले में एक से ज़्यादा अलामतें होती है, तो एक से ज़्यादा अलामतों वाले जुमले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? ये बॉडमास रूल को यूज़ करते हैं। बॉडमास रूल हमको क्या बताता है? बॉडमास रूल हमको ये बताता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस जुमले में एक से ज़्यादा अलामत है तो उसको हल करने के लिए क्या करना होगा? पहले अगर उस जुमले में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन करना होगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले हल करना होगा। फिर उसके बाद आपको डिवीजन करना होगा यानी तकसीम करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब, फिर एडिशन यानी जमा, और फिर एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक। ठीक है, तो इस तरतीब में आपको किसी भी जुमले को जिसके अंदर एक से ज़्यादा अलामत है उनको हल करना होगा। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस बॉडमास रूल का यूज़ करके हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो बॉडमास रूल के मुताबिक देखिए बच्चों, पहले क्या है? ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जुमले में तो ब्रैकेट है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद है डिवीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये डिवीजन है, तो पहले हमको ये डिवीजन करना होगा यानी तकसीम करना होगा। तकसीम किसको करना है बच्चों? तकसीम हमको 500 को 50 से तकसीम करना है। ठीक है, तो पहले हम 500 को 50 से तकसीम करेंगे, और ये 1000 को हम जैसे के वैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ये 1000 को जैसे के वैसे लिख देंगे, ये तफरीक की अलामत भी वैसी आ जाएगी। अब यहाँ हमको क्या करना है? 500 को 50 से तकसीम करना है। ठीक है, तो 500 को 50 से किस तरह से तकसीम कर सकते हैं बच्चों? तकसीम करना तो आपको आता ही है। 500 को अगर हम 50 से तकसीम करें तो क्या आंसर आएगा? 500 को 50 से तकसीम करने के लिए हमको ये 50 का टेबल, 50 का पहाड़ा आना चाहिए। 50 का पहाड़ा तो बहुत आसान है बच्चों, आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये 50 दाहे क्या हो जाएगा? 50 दाहे 500। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा? 10। ठीक है, तो 500 को 50 से तकसीम किए तो क्या आ गया बच्चों? 10 आ गए। बच्चों हो सकता है कि आपको बड़े टेबल से, बड़े पहाड़े से आपको इस तरह से तकसीम करना ना आता हो, तो मैं आपको तकसीम करने का एक आसान तरीका बता देता हूँ। 500 को 50 से तकसीम करने के लिए आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 500 बटे 50। तो 500 को 50 से हम यहाँ पर किस तरह से तकसीम करेंगे? यहाँ पर हम ये सिफर को सिफर से कैंसिल कर देंगे, और फिर ये 50 को ये 5 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकन 5, 5 दाहे 50। तो इस तरह से आप ऐसे कसर की सूरत में लिखकर भी तकसीम का अमल कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर? हमारा इस तकसीम का आंसर आ गया है 10। तो ये आ गया 1000 तफरीक 10,
500 को 50 से तकसीम करने पर 10 आ गया। अब 1000 तफरीक 10, तो यहाँ पर हमको सिर्फ तफरीक का अमल नज़र आ रहा है, तो हम ये तफरीक कर लेंगे। तो 1000 में से अगर आप 10 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 990। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पर हमको हमारा आंसर नज़र आ रहा है 990, 990। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि LXVDCM इन रोमन आदात को उतरती तरतीब में लिखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन रोमन आदात को उतरती तरतीब में लिखने का क्या मतलब है। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको उतरती तरतीब और चढ़ती तरतीब क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, आपको मैंने उतरती तरतीब और चढ़ती तरतीब ये समझाने के लिए यहाँ पर एक सीढ़ी की तस्वीर बनाई है, एक लैडर की तस्वीर बनाई है, और इस लैडर के, इस सीढ़ी के जो स्टेप्स है, तो यहाँ पर मैंने वो स्टेप्स को भी नंबर दे दिया है। ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है, ये चौथी और ये 5। बच्चों, जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी पे चढ़ते वक्त हम पहले पहली स्टेप पर ख़त्म रखते हैं, फिर दूसरी स्टेप पर, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। तो इस तरह से बच्चों हम सीढ़ी पे चढ़ते वक्त छोटी स्टेप से बड़ी स्टेप की तरफ हम जाते हैं। ठीक है बच्चों, और जब बच्चों हम सीढ़ी से उतरते हैं तो सीढ़ी से उतरते वक्त क्या होता है, सीढ़ी से उतरते वक्त हम बड़ी स्टेप से छोटी स्टेप की तरफ आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चढ़ते वक्त हम कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं और उतरते वक्त हम ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं। तो बच्चों इसी तरह से आदाद में भी होता है। आदाद में जब हम छोटे अदद से बड़ी अदद की तरफ जाते हैं तो हम उसको चढ़ती तरतीब कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जब आदाद में हम बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाते हैं तो हम उसको उतरती तरतीब कहते हैं, या उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर हमें वो क्या करे कि ये जो रोमन आदाद है, इन रोमन आदाद को उतरती तरतीब में लिखिए। उतरती तरतीब का मतलब क्या है बच्चों, उतरती तरतीब का मतलब है कि हमको ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, यानी बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रोमन आदाद है वो क्या है, L X V D C और M। ठीक है, L का क्या मतलब होता है बच्चों, L का मतलब होता है 50। X का क्या मतलब होता है, X का मतलब होता है 10, X का मतलब होता है 10। इसी तरह से V का मतलब होता है 5, D का मतलब होता है 500, C का मतलब होता है 100, इसी तरह से M का मतलब होता है 1000। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, इन रोमन आदाद को उतरती तरतीब में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर इन रोमन आदाद को उतरती तरतीब में लिखेंगे। इन रोमन आदाद को उतरती तरतीब में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा अदद M है, तो पहले हम M लिखेंगे, पहले हम M लिखेंगे, उसके बाद D आएगा, D के बाद C आएगा, उसके बाद C के बाद क्या आएगा बच्चों, C के बाद यहाँ पर ये L आएगा, L के बाद यहाँ पर ये X आएगा, और X के बाद आखिर में क्या आएगा बच्चों, आखिर में आएगा V। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इन रोमन आदाद को हमने उतरती तरतीब में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। उतरती तरतीब का मतलब होता है बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाना, ज्यादा से कम की तरफ जाना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन रोमन आदाद को उतरती तरतीब में लिख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि रोमन आदाद की ये तरतीब किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोमन आदाद की ये जो तरतीब आपको नजर आ रही है वो ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कर रहे हैं कि हल करो। यहाँ पर एक जुमला दिया गया है और इस जुमले के अंदर रोमन आदाद दिए गए हैं। हमको क्या करना है, इस जुमले को मुख्तसर करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस जुमले को यहाँ पर लिख लेंगे। इस जुमले को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये जुमला क्या है बच्चों, ये जुमला है M/D ज़र्ब M/L। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस जुमले को मुख्तसर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जुमले में जो रोमन आदाद लिखे गए हैं उनको बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में लिखेंगे। तो ये M का क्या मतलब होगा 1000, D का मतलब 500 होगा, M का मतलब 1000 होगा, L का मतलब
50 होता है। अब हम क्या करेंगे, 1000 को 500 से तकसीम करेंगे। ठीक है, 1000 को हम 500 से तकसीम किस तरह से कर सकते हैं, ये 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकन 5 और ये 5 दूनी 10। तो इस तरह से 1000 को 500 से तकसीम किए तो क्या आ गया, 2/1। 2/1 का क्या मतलब होता है बच्चों, 2 ही होता है। इसी तरह से अब हम 1000 को 50 से तकसीम करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 एकन 5, ये 5 दूनी 10 और ये सिफर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 0 0। तो इस तरह से ये क्या आएगा, 20/1। 20/1 का मतलब क्या होगा बच्चों, 20। अब हम क्या करेंगे, 2 को 20 से ज़र्ब करेंगे तो 20 दूनी क्या होगा बच्चों, 40। तो इस तरह से इस जुमले को मुख्तसर करने पर हमारे पास क्या आ गया है, 40। अब बच्चों हम देखेंगे कि चारों ऑप्शंस में 40 कहाँ पर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम देखें बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 में ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में डी का मतलब ये 500 होता है और सी का मतलब 100 होता है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब हम छोटी अलामत को बड़ी अलामत के पहले लिखते हैं तो वो छोटी अलामत बड़ी अलामत में से तफरीक हो जाती है। तो ये 500 और उससे पहले लिखा हुआ है 100, तो 500 में से 100 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 400। तो ये सी डी का क्या मतलब है बच्चों, 400। तो ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर टू में लिखा हुआ है एम एल, एम का मतलब 1000 होता है, एल का मतलब 50 होता है, तो ये हो जाएगा 1050। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में एल लिखा गया है, एल का मतलब 50 होता है, तो इस तरह से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में एक्स एल लिखा हुआ है, एल का मतलब 50 होता है और एक्स का मतलब 10 होता है। और ये जो 10 है ये छोटी अलामत है, इसको बाएं तरफ लिखा गया है, तो ये बड़ी अलामत में से छोटी अलामत तफरीक हो जाएंगी। तो 50 में से 10 तफरीक हो गए तो कितने बचेंगे, 40। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों, हम हमारे आखिर के 2 सवालों को हल कर लेते हैं। हमारा 9वां सवाल है, मुंदरजा झैल में गलत जोड़ी पहचानिए। बच्चों यहाँ पर आपको ये 4 आदात की जोड़ियां दी गई है, आपको पहचानना है कि इन 4 जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी गलत है। बच्चों यहाँ पर क्या किया गया है, इन जोड़ियों में बाएं तरफ जो आदाद है उनको उर्दू अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है और दाएं तरफ के जो आदाद है उनको अंग्रेजी अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये देखना है कि इन जोड़ियों में जो आदाद दिए गए हैं उनमें जो हिंसे है, जो अलामतें हैं, तो वो अलामतें एक जैसी तरतीब में है या नहीं है। जैसे पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में जो ये बाएं तरफ जो अदद लिखा गया है जिसको उर्दू अददी अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा गया है, तो इसमें पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है। और इसी तरह से हमको ये देखना है कि ये जो दाएं तरफ जो अदद है तो इस अदद में जो हिंसे है तो वो इसी तरतीब में है या नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू में यहाँ पर 2 आ गया है, उसके बाद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, 5 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहली जोड़ी है तो पहली जोड़ी में जो हिंसे है तो हिंसों की जो तरतीब है वो तरतीब एक जैसी नहीं है। तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो जोड़ी है ये जोड़ी क्या है बच्चों, गलत है। तो इस तरह से हमारा जो जवाब होगा वो जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों आप ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में दोनों तरफ जो आदात लिखे गए हैं तो उनमें जो हिंसे है, जो अलामतें हैं, उनकी तरतीब एक जैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, इसी तरह से यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, उसके बाद 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 है। इसी तरह से तीसरे और चौथे ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो तीसरी जोड़ी और चौथी जोड़ी में भी हिंसों की जो तरतीब है वो सेम है, एक जैसी है। लेकिन बच्चों ऑप्शन नंबर एक में जो हिंसों की तरतीब है वो एक जैसी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो जोड़ी है ये जोड़ी क्या है, गलत जोड़ी है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उन्होंने हमको गलत जोड़ी पहचानने के लिए कहा था। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों हम आखिरी सवाल को हल कर लेते हैं। हमारा आखिरी सवाल है हल करो। यहाँ पर बच्चों हमको एक जुमला दिया गया है और इस जुमले में रोमन आदाद दिए गए और वो ये कह रहे हैं कि इस जुमले को हल कीजिए यानी मुख्तसर कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जुमले को नीचे लिख लेंगे। तो ये जुमला है M/L ज़र्ब D तफरीक C बटे XL। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मुख्तसर करने के लिए इसमें जो रोमन आदाद है उनको बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में लिख लेंगे। M का क्या मतलब होता है, M का मतलब होता है 1000, L का मतलब होता है 50, ज़र्ब D का मतलब होता है 500, तफरीक C का मतलब होता है 100 और XL का क्या मतलब होता है बच्चों, XL का मतलब होता है 40।
बच्चों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम छोटी अलामत को बड़ी अलामत के पहले लिखते हैं तो छोटी अलामत बड़ी अलामत में से क्या हो जाती है, तफरीक हो जाती है। एल का मतलब 50 होता है, उससे पहले एक्स को लिखा गया है, एक्स का मतलब 10 होता है, तो 50 में से 10 कम हो जाएंगे, तफरीक हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 40। तो एक्सएल का मतलब क्या होगा 40। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको मुख्तसर करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 को 50 से तकसीम कर देंगे, और 1000 को 50 से तकसीम करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया है। ये 0 0 ये इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब हम ये 100 को 5 से तकसीम करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और ये 5 सिफर सिफर। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा 20/1। 20/1 को हम सिर्फ 20 भी इस तरह से लिख सकते हैं, ज़र्ब। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, 500 तफरीक 100। 500 तफरीक 100 का मतलब क्या होगा 400, 400/40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 400 को 40 से तकसीम करेंगे, तो सिफर सिफर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 दाहे 40। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा 20 ज़र्ब 10/1। 10/1 को हम सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया 20 ज़र्ब 10। 20 ज़र्ब 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, 20 ज़र्ब 10 का मतलब होगा 200। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को 1 से ज़र्ब कर देंगे, 2 एकन 2, और ये 1 0 और ये 1 0, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे 2 0। तो इस तरह से 20 को 10 से ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 200। अब हम ये देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस में 200 कहाँ है। बच्चों ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस को रोमन आदाद में लिखा गया है, तो हमको ये देखना होगा कि रोमन आदाद में 200 कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर लिखा गया है सी। यहाँ पर सी को 2 मरतबा लिखा गया है, और सी का मतलब क्या होता है बच्चों 100। 2 मरतबा सी का मतलब क्या होगा 200। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह से अब आगे अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में CL लिखा गया है, CL का मतलब 150 होता है। ऑप्शन नंबर 3 में XC लिखा गया है, जिसका मतलब 90 होता है, 90 होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज एक्सरसाइज 1.1 यानी मशक़ी सेट 1.1 के 10 सवालात को हल कर लिए। बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि इन सवालात को आसान तरीके से किस तरह से हल किया जाता है ये मैं आपको समझाऊं। अब मैं आपसे आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने तौर पर इन सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन सवालात को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे और जो मैंने ट्रिक्स आपको सिखाए हैं उन ट्रिक्स को आप यूज़ करेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में भी इन सवालात को हल कर सकेंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।